एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा 9th एंड 10th एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9th नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो जल्दी से एक बार कंटेंट देख लेते हैं चैप्टर का। ये सारा टॉपिक आज की क्लास में कवर करना है। उसी से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी चैप्टर की वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको देखना ना भूलें। वेटेज की बात करें तो 4 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से चैप्टर को करते हैं शुरू। पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। चलिए आज घुमाने चलते हैं आप लोगों को साउथ अफ्रीका। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर बच्चों लोग एक स्टेटमेंट दी हुई है, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, आई हैव चेरिश द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। एक आइडियल सोसाइटी जो जहाँ पर सब लोग रह सके अच्छे से, वो मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट किसने दी, क्यों दी, कहाँ पर दी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट दी थी नेल्सन मंडेला जी ने, जो कि बच्चों लोग जिनको देशद्रोही करार दिया गया था क्योंकि वो कुछ चीज डिमांड कर रहे थे अपने ही देश में। उनके देश में बच्चों लोग यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, यूरोपियंस का शासन था। 1964 में उनको सजा सुना दी जाती है, उनको अपने ही देश से देश निकाला दे दिया जाता है। लगभग 28 साल वो जेल में गुजारते हैं और उनको अपने ही देश में जेल में डाल दिया जाता है, जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड जेल होता है। एक्चुअल में ये क्या स्ट्रगल था, किस लिए नेल्सन मंडेला जी इतने परेशान थे, उसके बारे में जानते हैं। एक ऐसा सिस्टम व्हाइट यूरोपियंस ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया था जिसको अपार्थाइड कहते हैं, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत यूनिक था। यहाँ पर व्हाइट यूरोपियंस जब एक समय पर यहाँ पर आ गए थे 17-18 सेंचुरी में व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजें उनकी कैप्चर कर ली, क्योंकि वो बहुत सारा अपने पास पैसा लेके आए थे, बहुत सारा आर्म्स एंड फोर्सेज लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने सारे लोगों की लाइवलीहुड को कंट्रोल कर लिया था। धीरे धीरे कंट्रोल करते करते इन लोगों ने क्या करा, लोगों को उनके स्किन के आधार पर लेबल कर दिया, और जो लोग जिनके स्किन का कलर डार्क होता था, जिसको ये लोग ब्लैक रेफर करते थे, वो पूरे देश में 3/4 थे, यानी कि 75% ऑफ द पीपल इन साउथ अफ्रीका वर द नेटिव साउथ अफ्रीकन, जिनका जन्म वहीं हुआ है। बट धीरे धीरे बच्चे लोग थोड़े और 2 ग्रुप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनको मिक्स ग्रुप कहते हैं, जो कि जिन्होंने जो इंडिया के से भी थे, जो ना ब्लैक थे ना व्हाइट थे, जो कि ब्राउनिश टेक्सचर के थे। मेजरली इंडियंस को ब्राउन कहा जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे होता गया, और जो ये लोग थे जो व्हाइट नहीं होते थे, इनके अलावा सबको इन्फीरियर फील कराया जाता था पूरे देश में। अगर इन्फीरियोरिटी की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव, जहां पर ये लोग रहते थे, व्हाइट लोग, गोरे लोग रहते थे, वहां पर जाना अलाउड नहीं था, इनको काम करना अलाउड नहीं था। बसेस, ट्रेन, टैक्सीज, हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा हॉल्स, कहीं पर भी, इवन स्विमिंग पूल्स पर, सब कुछ चीजों पर, इवन बीचेस पर भी, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, इवन पब्लिक टॉयलेट्स पर भी सिर्फ अंग्रेजों का राज चल रहा था। वो किसी को कुछ भी नहीं करने देते थे। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल, बिकॉज द यूरोपियंस वर वेरी वेरी पावरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बच्चे लोग इस पूरे के पूरे जो है प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कि मुझे तो ज़्यादा जो है हाइट में जो लंबे बच्चे वही चाहिए, छोटे बच्चे नहीं चाहिए। तो दिस इज हाउ वी सेग्रीगेट डिफरेंट पीपल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ उनको पूजा भी नहीं करने दी जाती थी, उनको कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह भी नहीं करने जाता। बहुत टेरिबल ट्रीटमेंट होता था। सिंस 1950s लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, और बहुत सारे इंडियंस ने भी सपोर्ट करा, और इसी को ही अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये लोग बोलते रहे। उन्होंने अपने लिए बहुत सारी मार्चेस और स्ट्राइक्स भी लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने इंपॉर्टेंट है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की सारी पॉलिसी सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज उठाई। ये सड़कों पर अपने यूनियंस निकालते थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी इनकी बहुत मदद करती थी। बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव व्हाइट लोग थे, जो थोड़ा सा समझते थे, वो भी इनको सपोर्ट करते थे, बट जो थोड़े बेकार यूरोपियंस थे वो नहीं करते थे। बहुत सारी कंट्रीज ने भी अपार्थाइड सिस्टम को बोला कि बहुत ही खराब चीज है, और आप लोग यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो, लोगों को डिटेन कर रहे हो, और लोगों को मौत के घाट भी उतार रहे हो। तो धीरे धीरे बच्चे लोग इतनी ज्यादा चीजें पहुंच गई कि अब एक संविधान की बात होगी कहाँ पर, आपके साउथ अफ्रीका में। सो जैसे जैसे सारी चीजें बढ़ती गई, तो यहाँ पर ब्लैक लोगों को समझ में आ गया कि अब हमें इनके खिलाफ उठाने ही आवाज। तो व्हाइट यूरोपियंस बोलते हैं कि शायद अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जितने भी थे उनको उन्होंने हटा लिया। पॉलिटिकल पार्टी अब सब बना सकते हैं। और धीरे धीरे बच्चे लोग इवन 28 ईयर्स के बाद यहाँ पर जेल से नेल्सन मंडेला एज अ फ्री मैन वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं 26 अप्रैल को 1994 को वो अपना नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को फैला देते हैं, अपना परचम लहरा देते हैं, और बोलते हैं कि अब हम एक नई डेमोक्रेसी है। अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो जाता है, और जो भी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी अब वो चलेगी, ना कि कोई
कोई एक सिंगल रेशियल गवर्नमेंट। अब हम लोगों को ये समझना है कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे, हाउ दी ब्लैक लीडर्स अपील्ड कि सारी चीज़ें कैसे करनी है। सो बच्चे लोग धीरे-धीरे सबको समझाया गया, इक्वालिटी की बात रखी गई, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई। एएनसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात करी और उन्होंने अपना एक संविधान भी बना लिया। एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 2 साल बाद बहुत सारे डिस्कशन और डिबेट होने के बाद जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन निकल जाता है, 1994 में वो आज़ाद हो जाते हैं, 1996 में वो लोग अपना संविधान बना लेते हैं। टुगेदर दे फॉर्म्ड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सारे लोगों को जो एक्सक्लूड होते थे सबको इन्होंने बोल दिया और बोला कि कोई भी यहाँ पर दुश्मन या दोस्त नहीं है, सब लोग भाईचारा के तहत रहेंगे और सब लोगों को सॉल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। और उन्होंने अपने प्रियम्बल में भी बहुत सारी चीजें लिखी जो कि हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पर चल रहा था, तो अगर वहां पर ये हो सकता है तो पूरी दुनिया में ही हो सकता है। और बहुत सारी स्टेटमेंट साउथ अफ्रीका के बारे में आज भी जानी जाती हैं। तो धीरे धीरे हमने साउथ अफ्रीका के बारे में तो पढ़ लिया, बट हमें अब अपना टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतना तो सिंपल हो ही गया है कि जब चलो हम साउथ अफ्रीका एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो हमें समझ में आ गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। ऑप्रेसर और ऑप्रेस करने वाला दोनों ही एक साथ रह रहे हैं और ये इजी नहीं होता है एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि एक जो है डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिया जाए जो सब लोग फॉलो करें, डजंट मैटर कि आपकी क्या पोस्ट है। तो इसीलिए बच्चे लोग ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी लूज वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो वो सोच रहे थे कि देखो जो भी चीजें हैं हम लोग मेजोरिटी में, तो हमारे बारे में ही सारी बातें होनी चाहिए और व्हाइट माइनॉरिटी थी कि उसको भी थोड़ी बहुत यहाँ पर चीजें मिले। बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं व्हाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच में और बहुत सारे प्रिंसिपल व्हाइट मेजोरिटी माइनॉरिटी को मान लेती है, मेजोरिटी भी मान लेती है और वो अपना कुछ बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड बेसिक वर्कर्स के लिए जो भी राइट होता है वो बिल्कुल दे देता है। तो धीरे धीरे बच्चों लोग ये सारी चीजें हो जाती हैं, एक ट्रस्ट जो है वो मेंटेन हो जाता है और हम लोगों को कानून के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी है, बट जो रिलेशनशिप था अफ्रीका के लोगों के बीच में व्हाइट और ब्लैक है वो काफी यूनिक था। तो ये सारे ओपिनियंस और डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीजें आपस में देखनी थी और इसी के लिए कोई भी एसोसिएशन हमें चाहिए होती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बना के लेके चले। सो यहाँ पर सारी चीजें समझते समझते दस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहे, कोई झगड़ा ना करे, सबकी बात इक्वालिटी में हो, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी हमेशा ना बनी रहे, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है जो किसी के भी रिश्ते को ऊपर नहीं लगता है बल्कि सिटीजन्स को ऊपर रखता है और वो अपने लोग और सरकार के बीच में भी एक रिश्ता निभाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें करता है। पहली चीज ये है कि वो लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लेके आता है ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कैन स्टे टुगेदर। सेकेंडली वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और उसके पास कितने पावर है। थर्डली वो लिमिटेशंस सरकार पर लगाता है और वो ये बताता है कि सरकार अगर मान लीजिए किसी की भी आगे तो कुछ ना कर पाए, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जनरल परवेश मुशर्रफ का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो कुछ भी कर रहा था। फोर्थ है द एक्सप्रेशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी है, आपको सारे लोगों को बराबर लेके चलना है, तो फ्यूचर की सोसाइटी को भी वो मैनेज करके चलता है। सो इसीलिए बच्चों लोग ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। बट एक और चीज समझ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना के पास भी है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हर देश के पास जिसके पास संविधान होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है, कहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो सारी कंट्रीज जिनके पास डेमोक्रेसी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। सो ये धीरे धीरे चीजें समझते समझते हम अपने इंडिया पर आ जाते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में भी देखो जैसे कि साउथ अफ्रीका में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बनाया गया क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी यूरोपियंस का राज चल रहा था, मेजरली ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूज और डाइवर्स कल्चर था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी ज़रूर हुई, बट डेफिनेटली हम लोग लास्ट के सोल्यूशन तक पहुंच गए और जब हमारा पार्टीशन हुआ तो लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग आपस में बिछड़ गए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने ऑलरेडी थे। तो ब्रिटिशर्स बच्चे लोग यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ के चले गए थे। प्रिंसली स्टेट यानी कि पहले जब जो आज की हमारे पास स्टेट्स होती है पहले वैसा नहीं होता था, कुछ प्रिंसेस होते थे और वो एक एरिया को कैप्चर करके रखते थे, उस पर रूल करते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ों को समझा गया, कौन सी स्टेट बनेगी, कौन सी स्टेट को कौन से एरिया में देना है।
सो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बट जो मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी उनको होती थी कि कैसे हो जाएंगी सारी चीज़ें, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। अभी हम लोग नए नए आज़ाद हुए हैं, और आज भी अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की, तो आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट 95% तो एप्लीकेबल है, क्योंकि 5% चेंजेस हम करते ही रहते हैं उसमें। वो तो देखो समय की डिमांड होती है। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पर कैसे चलता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में बच्चे लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बट डेफिनेटली बच्चे लोग यहाँ पर इतनी भी डिफिकल्टी नहीं थी कि जितनी डिफिकल्टी साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ हो रही थी। हमारा नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेनली स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल, इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रीजनरेट अ कंट्री एंड ट्रांसफॉर्म अ सोसाइटी इन पॉलिटिक्स। हम लोगों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए थे, आंदोलन करे थे, तो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी सोसाइटी को बेहतर कराने के लिए भी यहाँ पर चीजें करी थी। एज फार एज वी कैन रिमेंबर, बच्चों लोग 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने और बाकी कांग्रेस के 8 लीडर्स ने एक अपना बहुत ही प्यारा सा ड्राफ्ट बना लिया था संविधान का, बट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। 1931 में रेजोल्यूशन हुआ कराची सेशन। कहां पर? कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहां पर वो इमेजिन करते हैं कि इंडियन संविधान कैसा दिखेगा। अभी दूर दूर तक भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, अंग्रेज कितने टाइम में जाने वाले हैं। बोथ इज डॉक्यूमेंट्स वर कमेंडेड टू दी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सारी चीजें भारत के लोगों को दी गई, और बहुत सारे बेसिक वैल्यूज भी यहाँ पर दिए गए, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलने वाली थी और उसके बारे में बात करने वाली थी। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और बहुत सारे लोग एग्री भी करते थे अंग्रेज। The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislature. अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा हुआ था कि अंग्रेजों को ही ज्यादातर अधिकार दिए हुए थे, हमारे हिंदुओं को यानी कि हमारे इंडियंस लोगों को अधिकार नहीं दिए हुए थे। ज्यादातर जो वोटिंग राइट्स होते थे वो ब्रिटिशर्स को ही होते थे। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, बट ये फुली डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो हम लोग इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और हमारे लिए कुछ यूजफुल भी नहीं थे। बट धीरे धीरे बच्चों लोग इवेंचुअली टाइम बढ़ता गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ती गई। इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ऑब्वियसली अंग्रेजों ने ही पास करा था, इसका नाम जो है जानबूझ के ऐसा रखा गया था, तो ऐसा लगे कि इंडियन लोगों का ही है। 1935 में हमने बहुत सारी चीजें ली और बहुत सारे थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चलने लग गए। हमारे लीडर्स को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया, वो दूसरी कंट्री से सीखने लग गए और अपने देश में भी वो चीजें करने लग जाते हैं। यूएस से भी वो बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, ब्रिटेन से भी वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना, सिंपली बहुत सारी चीजें इमिटेट भी करने की कोशिश करेंगे, बट उनको एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। तो हमारे लिए बच्चे लोग यहाँ पर बनाई जाती है हमारे संविधान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये लोग कौन थे? हम इनको जो है, ये जितने भी लोग आपको स्केच में दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयपाल सिंह जी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। अब ये सारे लोग जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करने वाले थे, बहुत सारे लोगों को इलेक्शन में बुलाया गया। इन लोगों के लिए इलेक्शन हुए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस हुए भी जुलाई 1946, जब हम लोग आज़ादी होने वाले थे। इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर, थोड़े ही समय बाद बच्चे लोग हमारे भारत और पाकिस्तान का भारत का विभाजन हो जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इसमें थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है। बट अब फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मेंबर्स बचते हैं 299। ये अपने जो हैं लगभग 2 साल तक अपने लिए बैठती है, संविधान बनाने की बात करती है। 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और उस दिन को हम आज रिपब्लिक डे के तौर पर बनाते हैं। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान अडॉप्ट कब हो गया था, यानी कि बन के तैयार हो गया था, दैट वाज 26 नवंबर 1949। बट जब अप्लाई हुआ, जब उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने इनैक्ट कर दिया, दैट वाज 26 जनवरी 1950। सो अब आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे दशक बीत गए, अभी भी हम लोगों को संविधान को एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो 299 मेंबर्स थे, सिर्फ इन्हीं के जो हैं ओपिनियंस नहीं थे, इसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस थे। डिफरेंट कंट्रीज के ओपिनियंस यहाँ पर लिए गए थे। मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर आती है। एक्सपीरियंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अलग था। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी आती हैं, बट लेजिटिमेसी हमारे संविधान की क्वेश्चन नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा बदलाव करते रहते हैं, बट मेजर जो मैंने आपको बताया था 95% कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी एज इट इज़ एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता है। तो सेकेंड रीज़न ये है लोगों को एक्सेप्ट करने का कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूरे भारत से लोगों को लेके आती है। उसमें कुछ भी यहाँ पर जब यूनिवर्सल एलियन फ्रेंचाइज नहीं था, तब जाके जो है सारे लोगों के ओपिनियन लिए गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ मेनली नदर्न इंडिया के लोगों ने या फिर सिर्फ सदर्न इंडिया के लोगों ने यहाँ पर करे हैं। तो सारे लोगों को
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लिया गया था, फेयर ज्योग्राफिकल शेयर लोगों को दिया गया था ताकि कोई ये ना बोले कि इस पर्टिकुलर रीजन के तो ज़्यादा लोग थे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। असेंबली डोमिनेटेड थी ज़रूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बट डेफिनेटली बच्चे लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन लोगों के डिवाइड होते थे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कांग्रेस के ओपिनियन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट बहुत सारे मेंबर्स थे एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा कास्ट क्लासेस रिलीजन सब लोगों को बुलाया गया था और ये बच्चे लोग धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाई गई, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो फाइनली ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक ओपन और कॉन्सेंशुअल तरीके से किया गया। इट इज़ नॉट समथिंग कि इसको छुपा के करा गया। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आज भी बरकरार हैं कि किसने क्या स्टेटमेंट दी थी, आज भी हम उसको अगर चाहें तो के गो थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो सभी के लिए एप्लीकेबल थे, उनको माना गया। और एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चेयरमैन थे, जिसके उन्होंने एक बनाया और सारी चीज़ें डिस्कस करी गई। बहुत सारे राउंड्स हुए, क्लॉज बाय क्लॉज चेंजेस आते गए। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वाज कंसीडर्ड। 2000 बार संविधान को चेंज करा गया। हाउ मेनी टाइम्स? 2000 टाइम्स। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। 3 साल में वो 114 बार मिलते हैं, हर बार डिस्कस करते हैं और 2000 बार चेंज भी करते हैं। एवरी डॉक्यूमेंट सब कुछ जो वहां पर बोला गया था वो आज भी प्रिजर्व्ड है, रिकॉर्डेड है। 12 मोटी मोटे किताबों में आपको वो सारे आर्गुमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो अगर आपको कभी इस वक्त मिले तो पढ़ाई उसकी आप कर सकते हो। तो फिर हम बात करते हैं कुछ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे संविधान में हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम बच्चों लोग यहाँ पर देखें एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, हमारी फिलॉसफी हमेशा इक्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात करती है। सो ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस आर मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे। महात्मा गांधी जी was not a member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision। अब बच्चे लोग हमारे जो Constituent Assembly थी उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं करा था महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम फादर ऑफ आवर नेशन कहते हैं। बट उन्होंने बच्चे लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी मैगजीन्स में लिखी थी और मैगजीन का नाम है यंग इंडिया, जो 1931 में आई थी। और उन्होंने बोला था कि मैं अपने संविधान को कैसा देखता हूँ, तो वो अपने संविधान को ऐसा देखते थे जहाँ पर सब लोगों की इक्वल वॉइस हो, जहाँ पर ऊंच और नीच का कोई फिनोमेना ना हो, सारे लोग आराम से परफेक्ट हार्मनी में रहें, लोग नशे से, अनटचेबिलिटी से और इवन वुमेन के राइट्स के लिए भी बात करते थे। सो ये सारे जो ड्रीम थे बच्चों लोग, ये सारे ऐड भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो डजेंट मैटर कि कोई है या नहीं, बट ओपिनियन पूरे भारत से लिए गए थे। द ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा पॉलिटिकल टर्म्स पर, इकोनॉमिक टर्म्स पर। वो आपके अंबेडकर जी की बात थी, उसको बहुत ज़्यादा हटाने का, रिजर्वेशन देने की बात करी गई। और बहुत बार महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में क्लैश भी होते थे, बट डेफिनेटली बच्चों लोग इसमें सारी चीज़ें फिर भी क्लियरली मैंशन करी गई। तो ये सारी चीज़ें फाइनली हो जाती हैं और जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर जब 26 जनवरी को 1950 को इसको एप्लीकेबल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बट हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो बहुत ही आसानी से, जो कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। उसी के साथ साथ बच्चों लोग यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आप याद रख सकते हो, एंड दैट इज़ जो स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी रात को मिडनाइट, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 में। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई कि बहुत रिस्की है, हम अभी ज़िंदगी में हमें पूरे देश को बहुत आगे लेके जाना है, तो उन्होंने बहुत सारी बात कही और संविधान का भी जिक्र उन्होंने करा। उसके बाद बच्चों लोग अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की बात करें तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अपनी फाउंडेशन इंडियन डेमोक्रेसी की स्टैब्लिश करी। और जहाँ पर हमारी पूरी फिलॉसफी स्टैब्लिश्ड है उसको हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि हमारे संविधान की आत्मा है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पहला पेज है बच्चों लोग, इवन हमारी एनसीईआरटी के जो पहले पेज हैं वो भी प्रियम्बल से ही शुरू होता है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं। हर तरफ से हमने इंस्पिरेशन लिया, अमेरिकन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, हर किसी से हमने इंस्पिरेशन ली है। और कुछ वर्ड्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिनके मीनिंग हमारे स्क्रीन पर गिवन है। सोवर्न मतलब होता है कि अब हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, हम अपने देश को अपने आप चलाएंगे और हमें किसी भी एक्सटर्नल पावर की हेल्प नहीं चाहिए। सोशलिस्ट ये कहते हैं कि हम सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हटाएंगे, लोगों को इक्वालिटी देने की कोशिश करेंगे।
बट उसमें थोड़ी-सी अपडेशन करके। उसी के साथ सेक्युलर भी हैं, हम लोग किसी भी धर्म को ऑफ़िशियल धर्म नहीं बनाएँगे, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक है जिनका हेड ऑफ़ द स्टेट विल बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वो हेरिडिटरी नहीं होगा। जस्टिस है, जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा और सभ्यता और आज़ादी से सब लोग रहें और बहुत ही प्यार से रहें। सो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन तक अब हम लोग पहुँच जाते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेयरली वैल्यूज़ और फिलॉसफी पे नहीं, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में बात करता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अरेंज करा है। देयरफॉर थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वैसे-वैसे हम लोगों को भी थोड़ी चीज़ें बदलनी पड़ती है, तो ये प्रोविज़न भी गिवन है। जैसे कि जो लोग अगर मैं आपको बताऊँ कि जब हमारा ये संविधान बन रहा था 1946 से मीटिंग हो रही थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने पहली बार ड्राफ्ट जो है बना दिया था, तब इंटरनेट की कोई सुविधा एज़ सच अवेलेबल नहीं थी। तो उस समय आप खुद सोचिए कि इंटरनेट पर जो आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी चीज़ें हमेशा हम लोगों को अपडेट करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वो पहले नहीं थी, तो उस हिसाब से हमें नए कानून ऐड ऑन ज़रूर करने पड़ते हैं और चीज़ें तो बदल ही रही हैं, राइट? तो इसीलिए बच्चों लोग ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमने इस तरीके से रखा है, ताकि हम समय-समय पर इसको अपडेट भी कर सकें और अगर हमें कुछ लॉ हटाना है, कुछ कानून ऐड करना है, तो वो भी हम आराम से कर पाएँ। सो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी ऐड ऑन हो चुके हैं और इन चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट है, जो कि लीगल लैंग्वेज है और लीगल तरीके से इसमें सारी चीज़ें करी जाती हैं, गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी चीज़ पर। बस पूरा का पूरा प्रोसीजर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले, चाहे ऑटो चलाने वाले, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, सबके लिए संविधान इक्वल है। बट डेफिनेटली हम इस चैप्टर के बारे में आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले नेक्स्ट क्लास में भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये हमारा चैप्टर था, बहुत ही बेसिक और बहुत ही डिटेल्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।